अपने पिता की प्रेरणा से बालक भीमराव ने अपनी पढ़ाई पर कड़ी मेहनत की। एक दिन पिता राम जी बालक भीमराव के पास एक दुखद समाचार लेकर आए। बेटा, मुझे आपको एक बहुत ही दुखद सूचना देनी है। राम जी ने दुखी मन से कहा, मैं आपकी फीस का इंतजाम करने में असमर्थ हूँ। पिताजी, मुझे पता चला है कि बड़ौदा के महाराज सायजी राव गायकवाड़ उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। भीमराव ने कहा, अगर मुझे यह छात्रवृत्ति मिल जाती है तो आपके सर से एक भारी बोझ उतर जाएगा। अंबेडकर को यह छात्रवृत्ति प्राप्त हुई तथा उन्हें एल्फिस्टोन कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए 25 रुपए महीना बड़ौदा के महाराज से आर्थिक सहायता प्राप्त होने लगी। भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1912 में अपनी बी परीक्षा पास की। वे बहुत प्रसन्न थे क्योंकि अब वे अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी आजीविका कमा सकते थे तथा अपने पिता का सहारा बन सकते थे, जिन्होंने सदा ही उनकी पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत तथा संघर्ष का सामना किया था। अब उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। मुझे बड़ौदा रियासत में सरकारी नौकरी मिल गई है। मैं अब आप लोगों की देखभाल कर सकता हूँ, भीमराव अंबेडकर ने अपने पिता को लिखा। बेटा, यह बहुत शुभ समाचार है, परंतु रियासत की सभी बड़ी नौकरियों पर ब्राह्मण बैठे हुए हैं। वे तुम्हें भी स्वीकार नहीं करेंगे। पिता ने उत्तर में लिखा। राम जी का संदेह सही था। जब अंबेडकर ने बड़ौदा में काम करना आरंभ किया तो चपरासी भी उनके निकट नहीं फटकते थे। वो दूर से ही उनकी मेज पर फाइल पटक देते थे। भीमराव की तकलीफ तब और बढ़ गई जब नौकरी ज्वाइन करने के 15 दिन बाद ही उन्हें मुंबई से एक तार मिला जिसमें लिखा था, पिता बहुत बीमार है, शीघ्र आओ। भीमराव अगली ही ट्रेन से घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो उन्होंने गाड़ी से उतरकर बर्फी खरीदी जो उनके पिता की पसंदीदा मिठाई थी। अंबेडकर अभी मिठाई खरीद ही रहे थे कि गाड़ी चल पड़ी और वो भागकर भी गाड़ी नहीं पकड़ पाए। परिणाम स्वरूप उन्हें पूरी रात स्टेशन पर ही बितानी पड़ी क्योंकि उस स्टेशन से मुंबई के लिए अगली गाड़ी सुबह से पहले नहीं थी। अंबेडकर जब घर पहुंचे तो उन्होंने अपने पिता को गंभीर रूप से बीमार पाया। पिता पुत्र दोनों गले मिले और उसके तुरंत बाद ही राम जी ने संतोष की अंतिम सांस लेते हुए इस संसार को अलविदा कह दिया। शायद उनके प्राण भीमराव को अंतिम बार देखने के लिए अटके हुए थे। राम जी के भाग्य में अपने पुत्र को भविष्य में बड़ी ऊंचाइयों को छूते हुए देखना नहीं लिखा था। भीमराव की तो जैसे दुनिया ही लूट गई थी। उनके पिता उनके बहुत बड़े मार्गदर्शक और मित्र थे। भीमराव के चरित्र के निर्माण में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान व बलिदान था, परंतु अब वे इस संसार से जा चुके थे। एक दिन डा केलुस्कर भीमराव से मिले और उन्हें बताया बड़ौदा के महाराज की कुछ विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय में भेजने की योजना है। आप इसके लिए क्यों प्रयास नहीं करते? अंबेडकर ने इसके लिए आवेदन किया तथा छात्रवृत्ति के लिए उनका चयन हो गया। उन्होंने शिक्षा पूरी होने के बाद बड़ौदा रियासत में 10 वर्षों तक अपनी सेवाएं देने के लिए करार किया था। जुलाई 1913 के तीसरे सप्ताह में भीमराव न्यूयॉर्क पहुंचे। यह उनके जीवन का बहुत ही अविस्मरणीय दिन था क्योंकि आज उन्होंने जीवन में पहली बार समानता का अनुभव किया था। न्यूयॉर्क में किसी तरह की छुआछूत नहीं थी। अंबेडकर की महार जाति को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। जीवन में पहली बार उन्होंने अन्य मनुष्यों की भांति स्वयं को समान पाया। अंबेडकर ने मन लगाकर दिन रात पढ़ाई की। वे एक दिन में 18 घंटे से अधिक परिश्रम करते थे। उन्हें बहुत कुछ प्राप्त करना था, अतः उनके पास सिनेमा इत्यादि मनोरंजनों के लिए कोई समय नहीं था। वर्ष 1915 में उन्होंने अपनी एम की परीक्षा पास की तथा वर्ष 1916 में पीएचडी की।
वे उसी वर्ष लंदन के लिए निकल पड़े तथा वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में दाखिला ले लिया। हालांकि बड़ौदा के महाराजा द्वारा छात्रवृत्ति रोक देने पर उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा था। उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति को पुनः बहाल करने का भरसक प्रयास किया, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी। वर्ष 1917 में अंबेडकर को बड़ौदा रियासत में नौकरी पर रख लिया गया, परंतु जाति प्रथा ने उनका अभी तक भी पीछा नहीं छोड़ा था। उन्हें कहीं भी ऐसा सत्कार नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। कोई होटल उन्हें अपने यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं था और न ही कोई हॉस्टल उन्हें जगह देता था। पारसी लोग जाति में विश्वास नहीं करते, यह सोचकर अंबेडकर ने पारसी गेस्ट हाउस का रुख किया और वहां पहुंचकर चैन की सांस ली कि चलो कम से कम अब उन्हें वहां कोई परेशान नहीं करेगा। परंतु यह भी बहुत देर नहीं चल पाया। एक दिन गेस्ट हाउस के मालिक ने उन्हें बुलाया और कहा, क्या यह सच कि आप छोटी जात के हैं? जी हाँ, अंबेडकर ने उत्तर दिया। मेरे गेस्ट हाउस से तुम तुरंत बाहर निकल जाओ, पारसी मालिक ने नाराज होकर कहा। मुझे कोई दूसरा इंतजाम करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिएगा। अंबेडकर ने यह कहते हुए नाराज गेस्ट हाउस के मालिक को समझाने की कोशिश की। दरबान, इस आदमी को इसके सामान के साथ बाहर फेंक दो। गेस्ट हाउस का मालिक चिल्लाया। अब अंबेडकर सड़क पर थे तथा उन्हें आश्रय देने वाला कोई नहीं था। दुखी और निराश मन से वे मुंबई वापस आ गए, जहां उन्होंने स्टॉक तथा शेयर पर परामर्श देने के लिए एक फर्म खोल ली। परंतु जैसे ही उनके क्लाइंट्स को उनकी जाति के बारे में पता चलता, वे उनके पास आना ही बंद कर देते। हालांकि वे अपने काम में बहुत ही कुशल थे, परंतु जात पात के भेदभाव के चलते उन्हें यह काम भी करना बंद करना पड़ा। वर्ष 1918 में उन्हें सिडनेहम कॉलेज में लेक्चरर के पद पर नियुक्ति मिल गई। वे एक बहुत ही प्रभावी वक्ता थे। प्रायः दूसरे कॉलेजों से विद्यार्थी उनका लेक्चर सुनने के लिए आते थे। 11 मार्च 1920 को कानून तथा राजनीति विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए वे लंदन रवाना हो गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर कठिन परिश्रम किया, क्योंकि वे पुस्तकों की खरीद पर अधिक खर्च करने में समर्थ नहीं थे, इसलिए वे लंदन यूनिवर्सिटी जनरल लाइब्रेरी, गोल्डस्मिथ लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमिक लिटरेचर्स, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी तथा इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के सदस्य बन गए। उनके पास प्रायः खाने के भी पैसे नहीं होते थे, परंतु इससे उनके परिश्रम में कभी कोई बाधा नहीं पड़ी। वर्ष 1923 में वो बार के सदस्य बन गए तथा उसी वर्ष एक योग्य बैरिस्टर तथा अर्थशास्त्री बनकर भारत लौट आए।